नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सोशल साइंस की क्लास रहेगी। और सोशल साइंस के जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एनसीईआरटी का संग्रह चल रहा है 3000 एमसीक्यूज का, जो आपका ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते हैं। 50 क्वेश्चन आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में करते हैं और ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो कर रहे हैं। इसके पहले जो है आपके 5 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे लिंक भी मिल गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चैनल को अवश्य विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एक एक क्वेश्चन को विजिट कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 250 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले प्रश्नों की तरफ हम बात करेंगे। और आज का हमारा क्लास का पहला प्रश्न है कि परिच्छेद में दिया गया विवरण किसका है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की समान दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ कांगतु तथा नामचा बरवा है। यह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई नदियों द्वारा विच्छेदित होते हैं। इस क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं जो स्थानांतरित कृषि पर आधारित होती है। अब ये बताना, ये विवरण जो पूरा दिया गया हमने पढ़ा है, ये विवरण किसका है। सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, हिमालय की बात करेंगे या उत्तराखंड हिमालय की बात करेंगे। तो ये पूरा जो दिया गया है कि यह पर्वत क्षेत्र भूटान, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया था कि भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है, वह आपका अरुणाचल हिमालय है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, खनिज का निर्माण जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, ये सही बात है। खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही बात है। और इनका वितरण क्या होता है, असमान होता है, ये भी सही बात है। लेकिन केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, यह कथन आपका असत्य दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हमसे डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका हेस्टिंग्स, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। आइए नीचे हम कथन देखते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। कथन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार भाटा द्वीपों के बीच खाड़ियों तथा ज्वारन दमुखों में से गुजरता है। उन्हें क्या कहते हैं, ज्वरी धारा कहते हैं। कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही दिए गए कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है, और जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से खाड़ियों तथा ज्वारन दमुखों में गुजरता है तो उन्हें ज्वरी धारा कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका प्यारा सा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के एक नेटवर्क के निर्माण की योजना बनाई थी। क्यों योजना बनाई थी। ताकि भारतीय निर्यात के लिए आसानी से कच्चे माल की खरीद और निर्यात किया जा सके, ताकि ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए लाभदायक चैनल प्रदान किया जा सके, एवं भी दोनों या भारत में परिवहन के सस्ते एवं आसान जो है साधन हेतु। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत के रेलवे एक नेटवर्क के निर्माण की योजना जो बनाई थी, वह भारतीय निर्यात के लिए आसानी से कच्चे माल की खरीद और निर्यात किया जा सके और ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए एक लाभदायक चैनल प्रदान कर सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों हमारे सही दिए गए हैं। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है। हमारा कथन ये कह रहा है कि सूर्य की ओर झुकी ढाल विपरीत दिशा में झुकी ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप ग्रहण करती है। कारण यह कि ढाल की जो तीव्रता होती है, कोणीय झुकाव जो होता है, वह सूर्य की स्थिति के संदर्भ में
उसकी दिशा स्थानीय सूर्यताप के मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे अब आपको बताना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे ए आर दोनों सही दिए गए हैं, क्योंकि आर का क्या कर रहा है, ए की व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, सूर्य की ओर जो झुकी ढाल है वह विपरीत दिशा में झुकी ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्यताप ग्रहण करती है। कारण यह कि ढाल की जो तीव्रता होती है, जो कोणीय झुकाव होता है, वह सूर्य की स्थिति के संदर्भ में उसकी दिशा क्या होती है, स्थानीय सूर्यताप की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि मृदा परिच्छेदिका से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका सभी आप लोग परिचित होंगे। तो मृदा परिच्छेदिका के संबंध में जो सही दिया गया है कि मृदा परिच्छेदिका में वास्तविक मृदा सबसे ऊपर, उसके नीचे उपमृदा और सबसे नीचे आधारी चट्टानों में पाई जाती है। उपमृदा मुख्य रूप से बालू, गाद या क्ले से मुक्त होता है। यह कथन आपका बिल्कुल सही नहीं दिया गया है। इसके बाद जो अगला दिया गया कि भौतिक तथा रासायनिक संगठन एवं जैविक अंश के आधार पर मृदा का प्रत्येक संस्तर दूसरों से भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा जो कथन हमारे सही दिए गए हैं, लेकिन उपमृदा मुख्य रूप से बालू, गाद या क्ले से मुक्त होती है, यह कथन हमारा कथन सही नहीं दिया गया है। इसलिए यही तो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि महानगरों में कारखानों से भारी मात्रा में कोयले और तेल जैसे ईंधनों के जलने में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वह होती है सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, जो महानगर कारखाने होते हैं उनसे जो भारी मात्रा में कोयला और तेल जैसे ईंधन जब जलते हैं तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है और इस टॉपिक से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए, पूरक प्रश्न पूछकर भी करते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव लगाकर भी करते हैं, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर भी कर सकते हैं और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके हैं जो संसद के सदस्य जो है इन चारों माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जो है विपरीत अधिशेष को सही रूप से वर्णित करता है। देखिए, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्या दिया गया, विपरीत क्या दिया गया, अधिशेष दिया गया है। विपरीत अधिशेष मतलब क्या होता है, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में विक्रय किया गया अंश को ही क्या कहते हैं, विपरीत अधिशेष कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ताम्र पाषाणिक स्थल अवस्थित। तो यहाँ पे जो देखिए सही दिया गया है आपका इनाम गांव महाराष्ट्र में है, सेनुवार बिहार में है, नरहन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पांडु राजा देवी उड़ीसा में है, यह आपका सुमेलित नहीं है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि पांडु राजा देवी किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। किस ताम्र पाषाणिक और स्थल दिया गया है, तो एक ताम्र पाषाणिक है आपका पांडु राजा देवी, यह किस स्थल से संबंधित है, यह आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मौर्य काल में कृषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य काल में जो कृषक थे, किसान थे, उसके संबंध में विचार करना है। तो मौर्य काल में जो कृषक और किसान थे, कृषि योग्य जमीन का मापन राज्य द्वारा किया जाता था और इस समय पहली बार सुसंगठित कर प्रणाली का विकास भी हुआ था, लेकिन दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। यह कथन असत्य दिया गया है। तो कौन कौन से सत्य है, पहला और तीसरा सत्य है, यानी किसी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नदी अपने प्रवाह के क्रम में चापाकार झील का निर्माण धरातल के किस भाग में करती है, तो मैदानी भाग में करती है। नदी जो अपने प्रवाह के क्रम में चापाकार झील का निर्माण जो है धरातल के किस भाग में करती है, वह आपके मैदानी भाग में करती है। इसी के साथ ही आपका कथन से रिलेटेड है, 3 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को विचार करना है और कमेंट करना है। देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका पर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से क्या होता है, कुछ सीमा तक ही मुक्त होता है। ये भी सही बात दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सूर्य का कभी अंत नहीं होता है, वहीं शीत ऋतु में यह सूर्योदय भी नहीं होता है। ये भी सही बात है। यहाँ लाइकेन, मांस, वनस्पति, पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा झील जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये भी सही बात है। तो तीनों सही बातें दी गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन को कलेक्ट कर लेंगे।
इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न प्यारा सा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनियमित जो मजदूरी होती है निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूर को कहा जाता है। स्वनियोजन जो होता है, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं, उनको कहा जाता है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, जब किसी श्रमिक से कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखकर उसे मजदूरी देता है तो उसे क्या कहते हैं, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। अब तीनों कथन में से कौन सा सुमेलित दिया गया है ये हमें बताना है, तो ये सारे कथन हमें सुमेलित दिए गए हैं। आपका अनियमित मजदूरी, आपका स्वनियोजित और नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, तीनों बातें सही दी गई हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि अभ्रक उत्पादक क्षेत्र और उनके राज्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए, अभ्रक उत्पादन में देखा जाए तो तमिलनाडु, आपका तिरुचिरापल्ली, राजस्थान में भीलवाड़ा में, झारखंड में कोडरडमा, ये तीनों अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र हैं। लेकिन कर्नाटक में चित्रदुर्ग, ये आपका कथन गलत दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से अपरदनात्मक स्थल रूप उथली जल की झीलें प्रायः किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, अपरदनात्मक स्थल जो स्थल रूप में उथली जल की झीलें होती हैं, जिसे प्लाया कहते हैं, यह आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाले नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो जल विभाजक का कार्य है आपका पश्चिमी घाट। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान करने से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो वायुमंडल हो गए, महासागर हो गए, महाद्वीप हो गए, इनके बीच जो जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो वह किसके कारण होता है, आपके वाष्पीकरण और किसके संघनन के कारण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अक्सर आप पानी क्यों बरसता है, तो देखिए जो वाष्पित होता है, आप देखते होंगे ठंडी के समय में पानी जो होता है ऊपर आपको उड़ता हुआ भाप के समान दिखाई देता है, वह क्या है, वही आपका क्या क्रिया कहलाती है, वाष्पीकरण की क्रिया। फिर वह संघनन होता है और वही फिर बारिश के रूप में नीचे आती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है कथन और कारण से संबंधित है, और कथन हमारा दिया गया है कि उपग्रह संचार प्रणाली आर्थिक तथा सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गई है। इसका देखिए एक रीजन ये है कि इसके माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, आपदाओं की निगरानी, सीमाओं की चौकसी की जाती है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, बिल्कुल सही दिया गया है। उपग्रह संचार प्रणाली आर्थिक तथा सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गई है। इसके माध्यम से क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान, आपदाओं की निगरानी की, सीमाओं की चौकसी की जाती है। तो ए आर दोनों सही दिए गए हैं, क्योंकि आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गम व्यवस्था आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, तो न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था पर वह आपकी आधारित होती है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। देखिए, बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में लगभग ज़्यादा जानकारी तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने शायद ना पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में कि उन्होंने दर्पण के नाम से एक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया था और वह बॉम्बे के पहले समाज सुधारक थे। दोनों कथन सही दिए गए हैं आपके बाल शास्त्री जंभेकर के बारे में। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम सही कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप देखते होंगे ऑनलाइन एग्जाम में वर्ग 1 में आपने देखा होगा हवा नहीं लगी है, लगभग 4 से 5% जो है ही क्वालिफाई हो पाए हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस तरीके से तैयारी, उस लेवल के प्रश्न कर रहे हैं कि जो ये परसेंटेज है क्वालिफाइड होने का वो बढ़ सके और सभी का आपका सोशल साइंस में 100+ स्कोर हो सके। ठीक है, तो सभी लोग फीडबैक करते जाइएगा और सोशल साइंस में पेडागॉजी के भी आपका जो टॉपिक है उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार होते हैं और नीचे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कथन हम देखा जाए, इस हमारा जो सही दिया गया कि यह राज्य में अपील का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है,
उच्च न्यायालय क्या होता है? राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा केवल। इसके बाद आपका जो है अगला जो प्रश्न दिया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अब राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो राज्यपाल के संबंध में देखा जाए उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है। और उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा आनंदीबेन पटेल जी को आपके मध्य प्रदेश की भी थी और शायद मध्य प्रदेश के साथ साथ किसी और की, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य की थी। तो ये भी है, किसी राज्यपाल जो है अन्य मतलब 2 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है और कम से कम आयु 35 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा जो दिया गया है राज्यपाल के संबंध में वह हमारा सही दिया गया है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक आ लिबर्टी में स्वतंत्रता के किस पक्ष को उल्लेखित किया है? तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पक्ष को उल्लेखित किया है। इसके बाद जो है आपका अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मुगल कालीन लेखों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो मुगल कालीन लेखों के संबंध में जो हमारा कथन सत्य दिया गया है कि उत्ती और नजीरी फारसी कवि थे, उत्बी और जो नजीरी हैं, और अलाउल ने बांग्ला में कविताएं भी लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावल लिखी है। तो तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन को चयन कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन देखिए ज्यादा सोशल साइंस में पूछे जाते हैं लगभग, और कथन क्या होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपका टाइम लेवल होता है। ठीक है, टाइम थोड़ा लगता है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इन कथनों में विचार कीजिए कौन सा कथन असत्य दिया गया है। अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती जहां कोई सजीव नहीं होता, ये भी सही बात है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकड़ित परिवर्तन को क्रमक कहा जाता है, ये भी सही बात है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए गए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तन होता है उसे परिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो तीनों चीजें सही दी गई हैं, तो इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं है जो कि सत्य ना दिया गया हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है, सारे सत्य दिए गए। डी ऑप्शन को आपको सही कर लेना है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य आधारित या आधारिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए स्वास्थ्य आधारिक संरचना की बात की जा रही है और नीचे जो है हमारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य आधारिक संरचना के बारे में कि सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वह व्यवस्था, शिक्षा, भोजन में मिलावट, चिकित्सा, व्यवसाय व मानसिक अक्षमता जैसे मुद्दों को निर्देशित व विनियमित करे। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां एवं योजना विकसित करे। तो दोनों कथन हमारे सत्य दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन को चयन करेंगे। ए व बी दोनों कथन सत्य दिए गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन हमारा जो दिया गया है और इनमें से कौन सा सत्य दिया गया है? सत्य यह दिया गया है कि मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। काफी बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सन अगर पूछ लिया जाता है तो 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। इसके साथ ही आपका जो अगला प्रश्न है कि पनामा नहर के संबंध में कथन दिया गया है। पनामा नहर आप सभी लोग परिचित होंगे लगभग, नीचे आपका वही कूट वाला ऑप्शन दिया रहेगा। कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे दिया गया है, देखिए। ठीक है, तो हम कौन सा कथन सही है पहले वो उसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अन्य कथनों की बात करेंगे। देखिए इस नहर का निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं क्या है कोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया गया। पहला जो कथन है वह हमारा सही दिया गया है। लेकिन यह नहर लगभग 50 किलोमीटर लंबी है जिसमें जलबंधक तंत्र की व्यवस्था होती है, यह कथन आपका गलत दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा कथन गलत दिया गया है। पनामा नहर के बारे में केवल पहला ही कथन है कि इस नहर का निर्माण जो है आपका पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया गया।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु यह गांधी के लिए नहीं? किसने अवलोकित किया? लॉर्ड विलिंगटन ने। लॉर्ड विलिंगटन वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु गांधी के लिए नहीं। किसने कहा? लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन है? तो अवध के स्वायत्त राज्य के जो संस्थापक है आपके सफदर जंग की बात करते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था? देखिए, धर्मशाल किसके द्वारा स्थापित किया? सिख धर्म संस्थापक गुरु नानक जी, इनके द्वारा धर्मशाल स्थापित किया गया। और धर्मशाल स्थापित किस लिए किया गया था? उपासना एवं धार्मिक कार्यों का एक स्थान है। धर्मशाला क्या है? एक धर्मशाल क्या है? उपासना एवं धार्मिक कार्यों का एक स्थान है। नीचे जो भी आपका कथन वाला दिया गया है, ये भी है कथन वाला है। और कथन ये दिया गया है कि सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो मोहम्मद तुगलक अपने अमीरों को प्रत्येक साल 2 नई पोशाक देते थे। वह प्रत्येक साल लगभग दोस्तों 2 लाख आयातित पोशाकों का वितरण करते थे। ये पोशाकों मखमल, दमस्क व ऊन की बनी होती थी। तो तीनों कथन जो है आपके सल्तनत कालीन के सामाजिक जीवन के संबंध में दिए गए हैं। तो तीनों कथन यानी जो सी ऑप्शन आपका प्यारा सा दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। विश्व का कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधारिक माप घोषित किया था? तो वह आपका है भूटान। पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर सही हो जाएगा। वन बायोम के अंतर्गत भूमध्य रेखी वन बायोम के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो वन बायोम के अंतर्गत यहाँ तापमान क्या है? 20 डिग्री से 25 डिग्री तक पाया जाता है। वन बायोम के अंतर्गत भूमरेखी वन बायोम के संबंध में कथन है, यहाँ का जो तापमान है 20 डिग्री से जो है 25 डिग्री तक जो है पाया जाता है। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों से संबंधित दिए गए युग्मों पर विचार करना है। कौन सा युग्म आपका पहचान सही दिया गया है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में नील नदी आस्वादन बांध है, नाइजर नदी में कैंजी बांध है, जायरे नदी में इंगा बांध है। तीनों कथन जो है हमारे सही और सटीक दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, मौर्य साम्राज्य के संबंध में मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। उत्तर भारत में मगध सबसे क्या है शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया था। प्रश्न आ गया, घनानंद को किसने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त ने किया था। लेकिन घनानंद वंश का लोकप्रिय राजा था, यह कथन आपका गलत है। मौर्य साम्राज्य के संबंध में डी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी तीनों सत्य दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है मुगलों के अधीन विकसित सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था? वह संस्था उमरा संगठन। जी हाँ, मुगलों के अधीन विकसित सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था का एक था वह था उमरा संगठन। ठीक है, पहला ऑप्शन सटीक आंसर सही हो जाएगा। कलयुग का लक्षण विभिन्न कलयुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना क्या बताया गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो कलयुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 प्रश्न और करने वाले हैं। इस कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चंस का, आप सभी लोग जानते हैं। और आइए अब बात करते हैं आपके भारत के भूस्खलन के संबंध में जो नीचे दिया गया है। और भूस्खलन जो सुभेदित क्षेत्र और इनसे राज्य दिया गया है। देखिए, अत्यधिक सुभेदता जो क्षेत्र होती है, भूस्खलन क्षेत्र होता है अंडमान और निकोबार में होता है, ये भी सही बात है। अधिक सुभेदता क्षेत्र जो होती है उत्तर पूर्वी भाग में होता है। मध्यम एवं कम सुभेदता जो क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। भूस्खलन मुक्त क्षेत्र है राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पे भूस्खलन नाम मात्र के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा भूस्खलन के संबंध में जो कथन हमारा दिया गया है, ठीक है, वह हमारा पहला कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं के ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन था। कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए दोस्तों, सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर जो है बौद्ध धर्म को बढ़ाया है। तो दो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, जैन धर्म 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठों को बसदी कहा जाता था। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन जैन धर्म के देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ये कथन आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव होता है। यह कथन सत्य दिया गया है, बाकी कथन आपके असत्य दिए गए हैं, यानी डी ऑप्शन ए और सी दोनों सत्य नहीं दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जहांगीर द्वारा साम्राज्य विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। जहांगीर द्वारा साम्राज्य का विस्तार, तो जहांगीर में मेवाड़ के साथ 4 दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। जहांगीर ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था। जहांगीर ने इस्लाम खां को 16वीं ईस्वी बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। तीनों कथन सही दिए गए हैं आपके जहांगीर द्वारा साम्राज्य के बारे में। डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कथन दिया गया, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, कारण यह कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही दिए गए हैं। भारत पर तुर्की जो आक्रमण वह सफल हुआ था क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, भारत में आने वाली बाढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। जी हाँ, भारत में जो बाढ़ आती है उनके संबंध में कथन कौन सा सही दिया गया है। तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, बाढ़कृत मैदानों पर मानव आवास आदि ने बाढ़ की तीव्रता, परिणाम एवं विध्वंसता को बढ़ाया है। असम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार जैसे राज्य को जो है प्रभावित राज्य भी है। तो दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, तो पहला और दूसरा वाला हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। नो डाउट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो वह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, भारत के संविधान के अनुसार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के लिए आधारभूत होता है। सी ऑप्शन जो है आपका जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। कथन हमारा कह रहा है कि दीर्घ निकाय नामक पुस्तक में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। महावस्तु में 36 प्रकार की व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंद पन्हों में 100 व्यवसाय का उल्लेख है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इनमें से कथन यह दिया गया है कि दीर्घ निकाय नामक पुस्तक में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है और महावस्तु में 36 प्रकार के आपके व्यवसायियों का उल्लेख है। तो दो कथन हमारे सही दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में दिए गए कौन सा कथन सही दिया गया है। वाणिज्यिक पशुधन के बारे में जो कथन दिए गए हैं, नीचे हमारे जो है कथन दिए गए हैं वह हमें बताना है। तो वाणिज्यिक पशुधन के बारे में जो कथन सही दिया गया है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन अथवा व्यापारिक पशुपालन जो है वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान पशुपालन होता है। इसी के साथ जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अर्जेंटीना में पशुओं का पालन बड़े फार्म या रैंच में क्या होता है मांस के लिए। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भेड़ों का पालन ऊन तथा मांस के लिए होता है। तो पहला और तीसरा जो हमारा दिया गया है वह सही दिए गए हैं, यानी बी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा
कि प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना क्या कहलाता है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, मानसून प्रस्फोट या मानसून विच्छेद की बात करते हैं। तो प्रचंड गर्जन और बिजली की सड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना क्या कहलाता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में ये प्रश्न है, ठीक है। और इस 50 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी कमेंट करना है। और अभी तक सोशल साइंस में 3000 में से हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 10% आपका लगभग MCQs कंप्लीट हो चुका है। तो सभी लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इस बार क्रैक करना 101% सरोपर ही है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर 7 PM में लाइव क्लास के साथ अवश्य मिलिएगा। बाल विकास पेडागोजी की क्लास के साथ मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।